हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानेंगे फ़ोर्स क्या है। तो फ़ोर्स होता है पुश एंड पुल, जो हम किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट करते हैं, यानी हम किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक शोरूम के बाहर खड़े हैं और दरवाजे पे लिखा है पुश और एक तरफ लिखा है पुल। तो जब हम उसे अपनी ओर खींचते हैं तो उसको पुल बोलते हैं और जब अपने से दूर करते हैं तो वो होता है पुश। तो फ़ोर्स का भी यही काम है, पुश या पुल। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्कूल में कोई बच्चा जा रहा है, आपने उसका बैग पकड़ के अपनी ओर खींचा, तो ये पुल कर रहे हैं आप, यानी चीज़ उसको बच्चे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। और आपने उसको धक्का मार दिया, तो ये है पुश, यानी कि अपने से दूर करना। तो फ़ोर्स का यही काम है बेटा, पुश और पुल। तो मान लीजिए कि आप शोरूम के दरवाजे के बाहर खड़े हैं, तो दरवाज़ा खोलने के लिए आपको उसके कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा। फ़ोर्स लगाने के लिए आपको अपने हाथ से धक्का लगाना पड़ेगा। या तो अपने से दूर करेंगे या अपनी तरफ करेंगे जैसा कि उस पर लिखा होगा, ठीक है? तो ये होती है कॉन्टैक्ट वाली फ़ोर्स बेटा, इसमें आपको कॉन्टैक्ट लगाना पड़ता है। जैसे और फ़ोर्स क्या-क्या काम कर सकती है? ये जैसे एक फुटबॉल समझिए, फुटबॉल रखी है ग्राउंड में आपने जाके उसमें किक मार दी। तो आपने जो है रेस्ट से मोशन में ला दिया। अच्छी खासी आराम कर रही थी, अब वो मोशन में आ गई। अब एक दूसरा प्लेयर था, उसने धप उसे लात रखी और वो फुटबॉल वहीं रुक गई। यानी कि वो जो मोशन में बॉल आ रही थी उसको आपने स्टॉप कर दिया, ठीक है? तो जो रेस्ट में चीज़ थी उसको मोशन में कर सकती है, जो मोशन में चीज़ आ रही है उसको रेस्ट में कर सकती है। दूसरा एग्ज़ाम्पल आप ऐसे समझिए कि क्रिकेट खेल रहे हैं, मान लीजिए आप, किसी बच्चे ने बॉल फेंकी, आपने बल्ले से मारी ताड़, तो उसका डायरेक्शन बदल जाएगा बॉल का और स्पीड बदल जाएगी, है कि नहीं? और मान लीजिए कि आपके पास एक रबर बैंड है, आपने उसको खींचा तो उसकी शेप बदल जाएगी। तो यही फ़ोर्स के काम है बेटा। फ़ोर्स क्या कर सकती है? किसी चीज़ को रेस्ट में थी उसको मोशन में कर सकती है, मोशन में थी उसको रेस्ट में कर सकती है और शेप बदल सकती है, स्पीड और डायरेक्शन बदल सकती है। जैसे मान लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हैं, किसी ने पीछे से फ़ोर्स लगाई, तो आपकी स्पीड बढ़ गई कि नहीं? और आपने ब्रेक लगाई, तो आपने उसकी स्पीड कम कर दी। तो फ़ोर्स लगने से स्पीड बढ़ जाती है, कम हो जाती है, डायरेक्शन बदल जाता है, शेप भी बदल सकती है। जैसे मान लीजिए कि कोई पंचिंग बैग है, आपने उसमें धम से मुक्का मारा तो उसकी शेप बदल जाएगी कि नहीं? तो यही बेटा फ़ोर्स का काम होता है और फ़ोर्स केवल 2 ही काम कर सकती है, पुश या पुल, जो कि हमने आपको समझाया। तो फ़ोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, जिसको स्मॉल एन से लिखा जाता है न्यूटन, और सिंबल होता है इसका एन बड़ा। फ़ोर्स की यूनिट है न्यूटन। अब फ़ोर्स कितने प्रकार की होती हैं बेटा? जैसे हमको किसी चीज़ पे फ़ोर्स लगानी है तो या तो हम उस पे कॉन्टैक्ट, यानी उसके संपर्क में आएँगे, और या तो नॉन कॉन्टैक्ट वाली फ़ोर्स होती हैं। तो पहले कॉन्टैक्ट वाली फ़ोर्स देखते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए कि सब्ज़ी वाला ठेला घसीट रहा है, तो उसको धक्का मार रहा है, तो अपने हाथ की मसल्स की पावर यूज़ कर रहा है, धक्का मार रहा है, या वो हो सकता है ठेले को अपनी ओर खींच रहा है। पुश एंड पुल वो हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें कॉन्टैक्ट फ़ोर्स की ज़रूरत है, मस्कुलर फ़ोर्स हो गई। एक होती है बेटा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यानी घर्षण। जैसे मान लीजिए कि एक कोई बॉक्स है, वो ज़मीन पे रखा हुआ है, हैं? हमने उसमें उसको खिसकाने की कोशिश की, यानी स्लाइड हो रहा है, वो उसके संपर्क में खिसक रहा है, तो वो फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश करता है। जिस डायरेक्शन में आप उसको भेजेंगे, उसके विपरीत डायरेक्शन में काम करेगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये डिब्बा है, ये सरफेस पे मैं ऐसे खिसका रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे खिसकाना चाह रहा हूँ, मगर फ्रिक्शन इसको उल्टी दिशा में रोक रहा है, मतलब टाँग अड़ाता है, फ्रिक्शन का काम है। जिस दिशा में चलोगे उसके विपरीत काम करेगा, यही फ्रिक्शन है। जैसे मान लीजिए कि हम ज़मीन पे चलते हैं प्यारे बच्चों, तो अपने जूते को हम जिस डायरेक्शन में पीछे खींचते हैं तो फ्रिक्शन हमें आगे ढकेलता है। आप ऐसे मान के चलिए कि जैसे मान लीजिए कि बहुत चिकनी सरफेस है, जैसे टाइल्स हैं, बहुत चिकनी टाइल्स, उसपे आप तेल लगा दीजिए, आपका चलना मुश्किल हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि फ्रिक्शन खत्म हो गया, घर्षण खत्म हो गया।
धड़ाम-धड़ाम गिरेंगे आप। तो हम जो धरती पे चल रहे हैं, ये फ्रिक्शन की वजह से ही चल रहे हैं। फ्रिक्शन हमेशा उल्टे डायरेक्शन में चलता है, आपकी गति को रोकने की कोशिश करता है। तो फ्रिक्शन को ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि ये ऊपर वाला डिब्बा है, ये नीचे वाले डिब्बे पे रखा है, हम इसको खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखने में तो ये चिकना लग रहा है, मगर इनकी सतह पे इर्रेगुलरिटीज़ हैं, खुरदुरापन है, तो ये आपस में लॉक हो जा रहे हैं। तो जिस भी दिशा में आप इसको खिसकाएँगे, जैसे अगर हम इसको ऐसे खिसकाएँगे तो फ़ोर्स विपरीत लगेगी, ठीक है? यही अगर सतह चिकनी होती, टाइल्स होती, आइस होती, ग्लास होता, तो फ्रिक्शन कम लगता, है ना? तो ये है फ्रिक्शन की कहानी। आइए तो अब जानते हैं कि नॉन कॉन्टैक्ट वाली फ़ोर्स कौन है? मतलब इनको आप भूत समझ लीजिए, एक तरह के फिजिक्स के भूत हैं ये, साइंस के भूत। अब जैसे मान लीजिए कि 2 मैग्नेट आप आपस में पास लाइए तो एक फ़ोर्स महसूस होगी जो उनको विपरीत दिशा में भेजेगी या अट्रैक्ट करेगी। जैसे सेम पोल एक-दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोज़िट पोल एक-दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल अगर हम ऐसे लाएँ इसके पास में, तो ये इसको दूर फेंकेगी, रिपेल करेगी। तो मैग्नेटिक फ़ोर्स कॉन्टैक्ट में आए बिना भी काम करती है। जैसे एक मैग्नेट का टुकड़ा है, आपने उसके बगल में कील रखी तो सुट से उसे खींच लेगी। उसको कॉन्टैक्ट में लाएँगे तो भी काम करेगी, नहीं भी लाएँगे तो भी काम करेगी, यानी बिना कॉन्टैक्ट के भी काम करती है। दूसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ोर्स है प्यारे बच्चों, वो है ग्रेविटी। जैसे हम सब धरती पे हम बैठे हुए हैं आराम से, अगर क्योंकि धरती हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है बेटा, इसको ग्रेविटेशनल फ़ोर्स कहते हैं। अगर ये फ़ोर्स ना काम करे, तो सब लोग हवा में तैरेंगे गुब्बारे की तरह, स्पेस में निकल जाएँगे ऊपर तक, तो ग्रेविटी होना बहुत ज़रूरी है। ये फ्रिज यहाँ रखा है, अलमारी रखी है, ये सब ग्रेविटी ने इसको अपनी ओर पकड़ रखा है, खींच रखा है। तो ग्रेविटी हमेशा कैसी होती है बेटा? खींचती है, पुल करती है ना? पुश नहीं करती। ऐसा नहीं है कि रमेश, सुरेश का और राकेश को खींचे और लल्लन, बब्बन, पुत्तन को ऊपर धक्का दे, नहीं, 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 नहीं। ये सबको अपनी ओर खींचती है, यानी इट्स ऑलवेज़ अ, पुल टाइप ऑफ अ फ़ोर्स। समझ रहे हैं आप? एक तीसरी तरह की अदृश्य शक्ति होती है, जो बिना कॉन्टैक्ट में आए भी काम करती है। जैसे बचपन में हम लोग खेलते थे, जैसे स्केल को लेके ऐसे खोपड़ी पे रगड़ा। अब रगड़ने से क्या हुआ कि इसके ऊपर स्टैटिक चार्ज आ गया, है ना? इसके ऊपर एक चार्ज डेवलप हो गया, तो जब हम किसी कागज़ के टुकड़े के पास इसको ले जाएँगे, तो कागज़ का टुकड़ा इसके ओर टुप से चिपक जाएगा इस पे जाके। तो इसको कहते हैं स्टैटिक चार्ज। अब जैसे मैंने इसको रगड़ा, अब मान लीजिए इस पे पॉज़िटिव चार्ज आया तो मेरी खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज आया होगा। यानी अगर इस पे पॉज़िटिव तो आपने जिससे रगड़ा उसके ऊपर नेगेटिव। तो यदि अब हम इसको किसी नॉन चार्ज पार्टिकल पे, जैसे बेचारे मासूम कागज़ के टुकड़े थे, उन पे कोई चार्ज नहीं था, उसके आप पास ले जाएँगे तो इसको अट्रैक्ट करेगी। या किसी ऐसी चीज़ के पास ले जाएँ जिसका चार्ज इसके विपरीत हो, तब ये उसको अट्रैक्ट करेगी। तो इसको बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। जैसे आप जाड़े में स्वेटर पहनते हैं तो कभी-कभी उसमें से आप देखते होंगे चिट, चिट, चिट की आवाज़ आती है, वो होती है स्टैटिक वाली, वो होती है वो फ़ोर्स या चार्ज कह सकते हैं उसको। आइए अब आते हैं मास और वेट पर। जैसे एक गेहूँ की बोरी है, हमने उसमें ठूस-ठूस के गेहूँ भर दिए, तो जितने गेहूँ उसके अंदर हैं, उसका जितना वज़न है, वो उसका मास है। और वेट क्या है? कि वेट होता है बेटा कि ग्रेविटी उसे कितनी ताकत से अपनी ओर खींच रही है। फ़ोर्स है वो एक तरह की। तो मास तो उसका वही रहेगा, जैसे वो आप गेहूँ की बोरी चाहे धरती पे रखो, चाहे चंद्रमा पे रखो, उसका मास वही रहेगा। लेकिन वेट बदल जाएगा, क्योंकि वेट होता है मास इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फ़ोर्स। तो धरती पे ग्रेविटेशनल फ़ोर्स ज़्यादा है, 10 के लगभग है। यानी अगर उसका मास 10 केजी था, हैं? और धरती पे उसका वेट होगा 100 न्यूटन। वेट हमेशा न्यूटन में होता है, जो ग्रेविटी फ़ोर्स लगाती है वो न्यूटन न्यूटन वाली होती है। लेकिन यदि आप चंद्रमा पे उसी को ले जाएँगे तो उसका वेट कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल फ़ोर्स कम है। यानी कि मान लो कि यहाँ किसी का वज़न अगर है 100 न्यूटन और आप चंद्रमा पे ले गए, तो वो खुद को हल्का महसूस करेगा, क्योंकि वहाँ चंद्रमा की ग्रेविटी उसको कम है, तो वो कम खींचेगी उसको।
तो मांस होता है कि वो जितना उसके अंदर चीज़ें हैं, जैसे मेरे अंदर हड्डी है और मांस है, मसल्स हैं, ब्लड है, इन सब का जो वेट है वो इन सबको हम बोलेंगे बेटा मास। और जो ग्रेविटी अपनी ओर खींच रही है, फ़ोर्स लगा रही है, तो वो बन जाता है वेट। जैसे धरती पर किसी का मास है कितना भी, उसको आप 10 से लगभग मल्टीप्लाई कर दें तो उसका वेट निकल आएगा। समझ रहे हैं आप हमारी बात? तो मास हमेशा सेम रहता है, चाहे यहाँ पे लो, चाहे एवरेस्ट पे चले जाओ, चाहे चंद्रमा पे, चाहे जुपिटर पे, मगर वेट बदलता रहेगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बदलती रहती है। आइए तो अब पानी पर आते हैं। पानी भी एक फ़ोर्स लगाता है, बुओयंसी। बुओयंसी की फ़ोर्स लगाता है। जैसे आपने कोई चीज़ पानी में फेंकी, तो उसको ऊपर की ओर उछालता है। इसी को कहते हैं बुओयंसी फ़ोर्स, है ना? और वो डिपेंड करती है कि वो जो आपने चीज़ फेंकी, उसकी डेंसिटी कितनी है। डेंसिटी पर, ग्रेविटी पर, कि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है और बुओयंसी पानी की उसको ऊपर फेंक रही है। तो इनका जो इक्विलिब्रियम है, यानी कौन ज़्यादा है, अगर नीचे खींचने वाली फ़ोर्स ज़्यादा है, तो नीचे चला जाएगा। ऊपर उछालने वाली फ़ोर्स जैसे बुओयंसी ज़्यादा है, तो वो तैरेगा, ठीक है? तो ये डेंसिटी पर डिपेंड करता है। जैसे एक लोहे की कील है बेटा, उसको आप पानी में डालिए, झुक से वो डूब जाएगी। वहीं एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसको डालिए तो वो तैरता रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लकड़ी के टुकड़े की डेंसिटी कम है पानी की तुलना में, तो वो तैर रहा है। और लोहे की डेंसिटी ज़्यादा है पानी की तुलना में, तो वो झूम से नीचे तैर गया। अब आप कहेंगे जैसे बड़ा-बड़ा शिप है सर, जैसे बड़े शिप हैं वो कैसे तैर रहे हैं? तो बड़े शिप में बीच में बहुत सारा खाली हिस्सा होता है, जिसमें हवा भरी होती है और हवा की डेंसिटी कम होती है, इसलिए वो तैरता रहता है जहाज़। वही उसमें अगर छेद हो जाए, पूरा ऊपर तक पानी भर जाए, तो लब्ब से डूब जाएगा, जैसे कि टाइटैनिक डूबा था। तो आप किसी भी चीज़ को पानी में फेंकेंगे तो पानी उसको ऊपर उछालता है। इसको कहते हैं बुओयंसी, फोर्स ऑफ बुओयंसी। और ये चीज़ डिपेंड करती है कि जो चीज़ आपने पानी में डाली, अगर वो अपने वज़न से ज़्यादा पानी डिस्प्लेस करता है, तो वो तैरेगा। समझ गए? जैसे हम पानी में स्विमिंग करते हैं तो छपाक-छपाक हाथ-पैर क्यों मारते हैं? हम पानी को डिस्प्लेस कर रहे होते हैं। जितना हम पानी को डिस्प्लेस करेंगे, उतना हम ऊपर तैरेंगे मतलब, है ना? तो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। और आपको हमने बताया कि पानी डिस्प्लेस करना चाहिए उसको। अपने वज़न से पानी ज़्यादा डिस्प्लेस कर दो तो तैरोगे। ये होता है कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आए दिन हम चैप्टर डालते रहते हैं क्लास 8th के, तो बेटा वो मिस ना हो जाएँ, आप कहीं पीछे ना रह जाएँ दुनिया से। मतलब अब तो ये दुनिया में हमारा वीडियो जा रहा है, आप पीछे रह जाएँगे, इसलिए आज ही इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।